हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन क्लासेस के अंदर। अपन ने पिछले लेक्चर्स में देखा कि अपन फर्स्ट ट्रांजिशन एलिमेंट्स की बेसिक प्रॉपर्टीज देख रहे थे, जिसमें परमाणुीय त्रिज्या देखी अपन ने, आयनिक त्रिज्या देखी और उनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी देख लिया था किस तरीके से होता है, और उनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी अपन ने देख लिया था। आज अपन वही प्रॉपर्टीज वापस से स्टार्ट करें, यानी कि जो और नई प्रॉपर्टीज है, जैसे कि कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन की हो गई, रिएक्टिविटी हो गई, उत्प्रेरक हो गया, उसके चुंबकीय गुण हो गए, ये उनकी प्रॉपर्टीज होती है, वो अपन देखेंगे। अब ना आज का टॉपिक रहेगा क्रियाशीलता, है ना, कि क्रियाशीलता किस तरीके से देखी जाती है डी ब्लॉक के एलिमेंट्स में। आपकी रिएक्टिविटी कैसे होती है। रिएक्टिविटी का मतलब होता है कि कोई कितना रिएक्टिव है, कोई कंपाउंड या कोई स्पीसीज के बारे में अगर देखें अपन, या तो वो एलिमेंट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, जिसके बारे में अपने को क्या होना है, उसकी रिएक्टिविटी देखनी है कि उसकी रिएक्टिविटी कितनी है ना। वो जितना रिएक्ट करेगा, अलग अलग प्रोडक्ट बनाएगा। रिएक्टिविटी का मतलब होता है कि वो अस्थायी होता है, जिसकी जितनी ज़्यादा रिएक्टिविटी होगी वो उतना ही अस्थायी होगा, क्योंकि रिएक्टिविटी हाई होने का मतलब होगा कि वो और रिएक्शन करना चाहता है अभी, है ना। तो अपने पास है रिएक्टिविटी डी ब्लॉक के एलिमेंट्स के बारे में देखना है, तो डी ब्लॉक की रिएक्टिविटी कम होती है। ओके, क्यों कम होती है? क्योंकि इनकी आयनन ऊर्जा सबसे ज़्यादा होती है। तो यहाँ अपन अगले से पूछे कि क्रियाशीलता क्या है, डी ब्लॉक के एलिमेंट्स से रिलेटेड बतानी है, तो अपने को क्या बताना है कि इनकी रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा होती है। क्यों? क्योंकि इनकी आयनन ऊर्जा सबसे ज़्यादा, इनकी रिएक्टिविटी कम होती है। क्यों? क्योंकि इनके आयनन ऊर्जा सबसे ज़्यादा होती है। ओके, तो क्रियाशीलता के केस के अंदर अगर देखा जाए अपने, तो क्या है, इनकी रिएक्टिविटी कम होती है। ओके, और कारण आयनन विभव सबसे ज्यादा होने की वजह से। आयनन विभव का मतलब कि कितने अपन आयनाइजेशन कर रहे हैं, कितने इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं। अगर उनसे इलेक्ट्रॉन अपन निकाल रहे हैं, किसी भी ऑर्बिटल में से इलेक्ट्रॉन अपन बाहर निकाल रहे हैं, तो उसे कितनी एनर्जी अपने को देनी पड़ रही है, उसे ही बोल रहे थे अपन आयनन ऊर्जा। ओके, आप स्टार्ट करेंगे अपन उत्प्रेरक क्रियाशीलता, उत्प्रेरकीय गुण, है ना। उत्प्रेरक क्या होता है कि अपने पास कोई रिएक्शन होती है, उसके अंदर कोई कैटलिस्ट मिला जाता है, वो उसकी रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज कर देता है ना। अगर मान लो कोई रिएक्शन 1 घंटे में हो रही है, अगर उत्प्रेरक की प्रेजेंस में 10 सेकंड में हो जाती है, 10 मिनट में हो जाती है, तो उसके अंदर रेट ऑफ रिएक्शन केवल इंक्रीज करता है आपके उत्प्रेरक, और बाद में अपने को वापस से प्राप्त हो जाता है, उसे कहा जाता है उत्प्रेरकीय गुण, है ना। तो उत्प्रेरक के बारे में अपन सब जानते हैं कि होता क्या है, किसी भी रिएक्शन के अंदर मिलाने पर उसकी रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज कर दे और फर्दर अपने को वापस वैसा का वैसा ही मिल जाए, उसे उत्प्रेरक कहा जाता है। तो अपन फर्स्ट ट्रांजिशन एलिमेंट्स में देख रहे हैं कि इनमें वो कैटलिस्ट प्रॉपर्टी पाई जाती है या नहीं पाई जाती। आपने जब हाइबर प्रोसेस से अमोनिया का निर्माण किया था, हाइबर प्रोसेस में अपन ने अमोनिया का निर्माण किया था, तो वहाँ अपन ने एक कैटलिस्ट यूज़ किया था, वो था आपका क्या, फेरस या मोलिब्डेनम, है ना। 2 कैटलिस्ट यूज़ कर रहे थे, वो डी ब्लॉक से एलिमेंट के थे, तो फर्स्ट ट्रांजिशन एलिमेंट में एफ ही हो गया। और एक अगर अपन कोई हाइड्रोजन गैस का निर्माण करते हैं, तो हाइड्रोजन गैस के निर्माण में क्या किया जाता है, प्लेटिनम यूज़ किया जाता है। तो प्लेटिनम भी अपना क्या होगा, एक उत्प्रेरक की तरह वहाँ बिहेव करता है। तो बताओ डी ब्लॉक के एलिमेंट सबसे ज़्यादा क्या करते हैं, उत्प्रेरकीय प्रॉपर्टी ज़्यादा रखते हैं। जैसे अपन SO2 से SO3 का निर्माण कर रहे हैं, तो उसमें क्या लिया जाता है, V2O5 लिया जाता है। तो अपने पास V2O5 लिया जाता है, तो इसमें भी क्या है, अपने पास डी ब्लॉक का एलिमेंट यूज हो रहा है। ओके, तो अपन कह सकते हैं कि डी ब्लॉक के एलिमेंट्स में कैटलिस्ट प्रॉपर्टी ज़्यादा पाई जाती है। क्यों पाई जाती है? क्योंकि इनका सरफेस एरिया बहुत ज़्यादा होता है, ये एब्जॉर्ब करने की टेंडेंसी रखते हैं। और एक अपने पास अच्छा एग्जाम्पल है पॉलीथीन का। अपने देखा पॉलीथीन में क्या होता है, वहाँ अपन क्या लेते हैं यूज, पॉलीथीन में यूज किया जाता है TiCl4 यूज किया जाता है। तो इसमें अपने टाइटेनियम क्या है, एक डी ब्लॉक का एलिमेंट है, जो आपके किस तरीके से यूज हो रहा है, एज ए कैटलिस्ट यूज हो रहा है, एज ए कैटलिस्ट यूज हो रहा है। तो वो क्या करवाता है, यहाँ ये खुद तो रिएक्शन नहीं करता, और
ये पॉलीथीन का निर्माण हो जाता है इस तरीके से। तो अपन ने बहुत सी ऐसी रिएक्शंस देखी है जिनके अंदर क्या करते हैं, ये कैटलिस्ट के रूप में। अगर ओवरऑल बात की जाएगी डी ब्लॉक के एलिमेंट्स की कैटलिस्ट प्रॉपर्टी, जब अपन रिडक्शन करवाते हैं तो रिडक्शन के अंदर अपन निकल यूज़ करते हैं, प्लेटिनम यूज़ करते हैं, लेड यूज़ करते हैं। वो क्या है, आपके एक तरीके से कैटलिस्ट की तरह बिहेव कर रहे हैं। वहाँ क्या करवाते हैं, केवल सरफेस एरिया प्रोवाइड करवाते हैं, एरिया यानी कि जहाँ हाइड्रोजन एब्जॉर्ब हो सके। इनका सरफेस एरिया बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा होने की वजह से क्या होता है, यहाँ एब्जॉर्ब हो सकती है कोई चीज़ या कोई भी गैसेस या कोई भी मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब होगा। एब्जॉर्ब होने के बाद में जब वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा कम्प्लीटली, तो वो क्या करता है, वापस से हट जाता है वो, है ना। तो अपन कह सकते हैं एरिया प्रोवाइड करवाने का कार्य करते हैं डी ब्लॉक के एलिमेंट्स। डी ब्लॉक के एलिमेंट्स की कैटलिस्ट प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा पाई जाती है ना। तो अपने पास अब बात आती है कैटलिस्ट प्रॉपर्टी की बात पूछी तो बस इतना काफ़ी है कि इनकी प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा होती है। किन किन रिएक्शंस में होती है, हैबर प्रोसेस के अंदर होती है, पॉलीथीन के निर्माण में होती है। जब भी कोई रिडक्शन करवाते हैं तब भी अपन डी ब्लॉक के एलिमेंट्स यूज़ करते हैं, और एक SO3 का निर्माण किया जाता है तब भी अपन डी ब्लॉक के एलिमेंट्स का यूज़ किया जाता है। ओके, ये हो गया। अब नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है चुंबकीय गुण की, जो आपके एग्जाम में भी पूछी जाती है कि चुंबकीय गुण क्या होते हैं, यानी कि चुंबकीय गुण की प्रॉपर्टी होती क्या है। तो इसमें अपने पास अगर चुंबकीय गुण की बात की जाती है, चुंबकीय गुण की अगर बात करें कि किसके कारण अगर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज जनरेट होती है, यानी कि किसी भी पदार्थ में मैग्नेटिक प्रॉपर्टी जनरेट होना कि किसका संकेत है। देखो, आपके किसी भी कोई भी एटम होगा उसके अंदर दो प्रकार की गतियां पाई जाती है ना। एक तो आपकी स्पिन मोशन पाया जाता है, एक होता है आपके ऑर्बिटल मोशन, है ना। तो दो प्रकार की मोशन की वजह से क्या होता है, एक दूसरे की मोशन की वजह से यहाँ कोई मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज जनरेट होती है। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज जनरेट होती है तो उसे ही कहा जाता है कि ये चुंबकीय गुण होते हैं, है ना। तो चुंबकीय गुण की प्रॉपर्टीज अपने पास दो तरीके से, यानी कि दो मोशन पे डिपेंड करती है। तो अब अपन कह सकते हैं कि मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को फिर से उन्होंने क्या किया, ये तीन प्रकार के होते हैं ना कि किस के प्रकार, जिसमें मान लो किसी के अंदर कोई चुंबकीय गुण ना हो तो उसे क्या बोलेंगे। तो तीन प्रकार के चुंबकीय गुण होते हैं, एक तो प्रतिचुंबकीय होता है और एक होता है आपके लोहे चुंबकीय, एक होता है अनुचुंबकीय। तीनों मोस्ट है आपके लिए, वही जो अपन ने 11th-12th में आज तक पढ़ा है वो सब है इसमें भी, है ना, कुछ अलग नहीं है इसमें भी। तो अपन देखेंगे चुंबकीय गुण। चुंबकीय गुण क्या होता है कि जब किसी भी एटम के अंदर या किसी भी एटम, या ले लो आप एटम सही है अपना, एटम के अंदर दो प्रकार की गतियों के कारण उत्पन्न चुंबकीय गुण को अपन चुंबकीय प्रॉपर्टीज कहते हैं। इन गतियों के कारण उत्पन्न होता है उसे चुंबकीय गुण कहते हैं। ओके, एक होता है अपना स्पिन मोशन, दो प्रकार के मोशन होते हैं इसके अंदर, स्पिन मोशन और एक होता है ऑर्बिटल। या मोमेंट भी कर सकते हैं, मोमेंट। ठीक, मोशन की जगह आप मोमेंट अच्छा रहेगा वर्ड अपना, मोमेंट। ओके, दो प्रकार की गतियों के कारण जो उत्पन्न होता है गुण, उसे चुंबकीय गुण कहा जाता है। अब ये गतियां कैसी होती है, अगर आपका स्पिन मोशन हो रहा है और यह ऑर्बिटल, पहले ऑर्बिटल मोशन से जब कोई इलेक्ट्रॉन अपने ही एक्सिस पे रोटेट कर रहा है, कोई मान लो प्रोटॉन है, जैसे कोई प्रोटॉन है, यहाँ प्रोटॉन होगा, नाभिक हो गया है, इस नाभिक के चारों ओर क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये ऑर्बिटल्स होते हैं। इन ऑर्बिटल्स में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। ये इलेक्ट्रॉन अगर ये इस तरीके से मूव कर रहा है ना ऑर्बिटल में, है ना, इस तरीके से रोटेट कर रहा है अपने ही ऑर्बिटल में, तब तो इसे कहा जाता है ऑर्बिटल मोशन। ओके, और अगर ये क्या होगा, इलेक्ट्रॉन अपने क्या होगा एक्सिस पर भी रोटेट करेगी। अगर इलेक्ट्रॉन इस तरीके से रोटेट करके जाएगा, अपने ही एक्सिस पे रोटेट करना, इसे कहा जाता है स्पिन मोशन, है ना। तो अपने मोमेंट कहा जाता है, स्पिन मोमेंट कहा जाता है। अगर कोई इलेक्ट्रॉन, कोई भी, है ना, इलेक्ट्रॉन होगा वो अपने ही ऑर्बिटल्स में गति करता है तो उसे कक्षीय गति कहा जाता है। और अगर इलेक्ट्रॉन अपने ही एक्सिस पे गति करे उसे कहा जाता है अपने
स्पिन मोमेंट। अब जैसे अपन ये एग्जाम्पल देख सकते हैं, जैसे सन और अर्थ का देख लें। सन के अर्थ क्या करती है, चक्कर लगाती है, साथ में इस तरीके से भी चक्कर लगाएगी और साथ में क्या करेगी, अपने एक्सिस पर भी रोटेट करती हुई चलती है। ओके, तो इससे जो जनरेट होगी, जो प्रॉपर्टी जनरेट होगी, उसे कहा जाता है मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। ओके, तो अपन कह सकते हैं कि मैग्नेटिक प्रॉपर्टी कहाँ से आती है, आपके ऑर्बिटल मोशन या स्पिन मोशन की वजह से आती है। ओके, तो अपन इनके बारे में, स्पिन मोशन मोमेंट मतलब कि आपके क्या होगा, अपने ही एक्सिस पे अगर इलेक्ट्रॉन रोटेट करें, अपने ही एक्सिस पर इलेक्ट्रॉन रोटेट करें, उसे स्पिन मोमेंट या चक्रण गति कहते हैं। चक्रण गति कहते हैं। और ऑर्बिटल अपने ही ऑर्बिटल में गति करें, यानी कि कोई इलेक्ट्रॉन होगा, ऑर्बिटल अपने ही ऑर्बिटल में गति करें। तो अपन ने दो प्रकार की गतियां पढ़ी है। चुंबकीय गुण पढ़ने से पहले अपन ने दो प्रकार की गतियां पढ़ी है, स्पिन मोशन क्या मोमेंट क्या होता है और अपने पास ऑर्बिटल मोमेंट क्या होता है ना। इन्हीं की वजह से क्या होगा, एक प्रॉपर्टी जनरेट होगी, उसी को अपन चुंबकीय गुण कहते हैं। अब चुंबकीय गुण की प्रॉपर्टी जान ली अपन ने। अब इसके प्रकार देख देंगे कितने प्रकार की होती है। आपके 3 प्रकार की है, प्रति चुंबकीय, अनुचुंबकीय, लोहे चुंबकीय। आपको फेरो चुंबकीय अगर उनमें नहीं जाना, बस ये नॉर्मल ध्यान रखना है कि चुंबकीय, प्रति चुंबकीय, लोहे चुंबकीय। प्रति चुंबकीय मतलब क्या होता है कि जिसके अंदर कोई भी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ना हो, यानी कि वो चुंबक के प्रति क्या हो, कोई व्यवहार प्रदर्शित ना करे। अब ये प्रॉपर्टी किनमें पाई जाएगी, जिनके अंदर क्या होंगे, युग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, यानी कि सारे इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, पेड होते हैं, तो उनमें ये प्रति चुंबकीय प्रॉपर्टी पाई जाती है। कैसे, 3 प्रकार की प्रॉपर्टी देखेंगे अपन। 3 प्रकार की प्रॉपर्टीज में पहले है प्रति चुंबकीय। क्या होता है प्रति चुंबकीय? प्रति चुंबकीय क्या होता है कि अगर किसी भी स्पीसीज या किसी भी एटम का अपन उसकी प्रॉपर्टी देख रहे हैं, तो उसको अगर मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है, तो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जो क्या होगी, जो चुंबकीय क्षेत्र होगा वो उसे क्या करेगा, रिपेल करेगा, उसे अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसके पास जो वो चुंबकीय गुण होता ही नहीं है, तो अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा। मान लो अपन ने क्या किया, किसी भी चुंबकीय NS, यहाँ मैंने कोई स्पीसीज या कोई एटम रखा है, उसमें क्या होगा, यहाँ से क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र जनरेट होगा। वो क्या होगा, प्रति चुंबकीय के अंदर क्या होगा, रिपेल होगा, यानी कि एक दूसरे से दूर दूर जाएगा, पास में नहीं आएगा। अगर चुंबकीय गुण इसमें होता तो पास में, ये जो आपके चुंबकीय क्षेत्र है वो क्या होता है, अंदर की तरफ से जाता है, इस एटम के अंदर की तरफ से जाता है, क्योंकि वो अट्रैक्ट करता। लेकिन अगर प्रति चुंबकीय पदार्थ की बात कर रहे हैं, तो वो क्या करेगा, रिपेल करेगा इन्हें। रिपेल करने की वजह से क्या होगा, ये दूर दूर क्षेत्र चला जाएगा, इसे कहा जाता है प्रति चुंबकीय क्षेत्र। और अगर अपन कह सकते हैं कि इनमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स की पोजीशन देखी जाए तो इलेक्ट्रॉन की पोजीशन क्या होती है, असमान होती है, समान नहीं रहती। अगर ये मान लो इस तरीके से किसी भी अगर कोई इलेक्ट्रॉन इस तरीके से इसे चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है, तो क्या हो जाता है, वो असमान पोजीशन में आ जाते हैं, है ना। अगर असमान पोजीशन में आ रहे हैं तो क्या होगा, इनके अंदर जो भी आपके मैग्नेटिक प्रॉपर्टी यानी कि मैग्नेटिक प्रॉपर्टी जनरेट होगी, वो एक दूसरे को कैंसिल आउट करेगी। क्योंकि अगर इनका चक्रण देखा जाए तो इनका प्लस हाफ देखा जाता है, प्लस हाफ माइनस हाफ, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन का प्लस हाफ देख रहे हैं तो दूसरे का क्या हो रहा है, माइनस हाफ हो रहा है। इसकी वजह से क्या होता है, जो ये गुण है तो एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं।
कैंसिल करने की वजह से यहाँ क्या होगा, प्रतिचुंबकीय गुण ही आएगा, क्योंकि अगर अनुचुंबकीय गुण आने के लिए क्या होना चाहिए कि इनको समान दिशा के अंदर व्यवस्थित होना चाहिए इन इलेक्ट्रॉन्स को, है ना। लेकिन जब इनके अंदर चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है, चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है, तो क्या हो जाता है, असमान व्यवस्थित हो जाते हैं। असमान व्यवस्थित होने के कारण इनमें क्या होता है, चुंबकीय गुण नहीं पाया जाता है। इसे कहा जाता है प्रतिचुंबकीय। प्रतिचुंबकीय के अंदर कोई भी स्पीसीज को रखा जाता है तो वो चुंबकीय क्षेत्र को क्या करती है, रिपेल करती है। हो गया प्रतिचुंबकीय क्या होता है। प्रतिचुंबकीय के अंदर कहा जाता है कि म्यू का अगर इससे चुंबकीय गुण यानी कि इनकी प्रवृत्ति देखी जाए, इनको अगर कैलकुलेट किया जाए, है ना, कैलकुलेट किससे कि n+2 रूट n+2 फॉर्मूला से यूज किया जाता है। म्यू बराबर n+2, इस फॉर्मूले से अपन किसी भी चुंबकीय प्रॉपर्टीज या ज्ञात करते हैं। n का मतलब होता है कि यहाँ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं किसी भी स्पीसीज के अंदर। अगर मान लो किसी के अंदर स्पीसीज के अंदर 0 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो वो क्या हो गया, उसका चुंबकीय गुण कितना आएगा, 0 आएगा। 0 बोर मैग्नेटॉन आएगा, इसकी यूनिट होती है बोर मैग्नेटॉन, है ना। तो 0 बोर मैग्नेटॉन आएगा, मतलब कि उससे कह सकते हैं कि आपका क्या होता है, प्रतिचुंबकीय होता है। अगर अपने को कोई स्पीसीज है टाइटेनियम 3+ मिल जाए तो अगर आपको क्या करना है, पहले उसमें ये देखना है कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि इन परिभाषाओं से तो अपन केवल अगर प्रतिचुंबकीय, अनुचुंबकीय, लोही चुंबकीय की अपन डेफिनेशन देखें कि इसमें अगर बाह्य चुंबकीय को रखा जाता है तो इसमें असमान या असमान इलेक्ट्रॉन व्यवस्थित हो जाते हैं, उससे अपन नहीं निकाल सकते। अपन केवल फॉर्मूले से बता सकते हैं कि ये प्रतिचुंबकीय होगा या अनुचुंबकीय होगा। लेकिन इनमें क्या होगा कि ये केवल प्रैक्टिकली प्रोसेस है, यहाँ कोई थ्योरेटिकल नहीं है कि अपन थ्योरी से इन्हें रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये आपका प्रैक्टिकली मेथड है, इन्हें प्रैक्टिकल्स में रख कर किया जाता है। लेकिन अगर थ्योरेटिकल अपन से पूछा जाए तो अपने पास फॉर्मूला ये होता है। और देखो जब प्रैक्टिकली और थ्योरेटिकली वैल्यूज निकालते हैं तो केवल पॉइंट्स का डिफरेंट आता है, कुछ ज़्यादा डिफरेंट नहीं आता, आपके पॉइंट्स का ही डिफरेंट मिलेगा। जब n+2 के फॉर्मूले से अगर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज निकाल रहे हो तब भी वही मिलने वाली है, और अगर आप इन मेथड से निकाल रहे हो, है ना, तब भी वही मिलने वाली है। नेक्स्ट है अपने पास अनुचुंबकीय कि अनुचुंबकीय क्या होता है। ओके, जब अनुचुंबकीय पदार्थ को या किसी भी स्पीसीज को, पदार्थ ना लगे, कोई स्पीसीज ले ले जिसके अंदर एटम भी होगा, अपना हम डी ब्लॉक के एलिमेंट्स की बात करें, उन एटम्स को अगर चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो वो चुंबकीय क्षेत्र, किसी भी चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो वो अपने पास क्या करती है, अट्रैक्ट करती है ना, उन जो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र होगा उसे अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी, है ना। किस तरीके से, अपन पढ़ रहे हैं अनुचुंबकीय। अनुचुंबकीय मतलब होता है कि जिसके अंदर कुछ ना कुछ मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज पाई जाएगी। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज पाई जाएगी मतलब कि उसके अंदर क्या होंगे, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहेंगे, उसी की वजह से कोई मैग्नेटिक प्रॉपर्टी जनरेट होगी। उनके अंदर स्पिन मोमेंट भी होगा और उसके अंदर ऑर्बिटल मोमेंट भी होगा, है ना। तो अपने पास मान लो कोई क्या है, ये कोई स्पीसीज है, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन इस तरीके से पहले बिखरे हुए हैं, तो क्या होगा, इनके अंदर सभी इलेक्ट्रॉन्स अगर इन्हें चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाएगा तो क्या होगा, ये सभी इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, असमान रूप से व्यवस्थित या असमान या समान रूप से। कुछ इलेक्ट्रॉन तो समान रूप से व्यवस्थित होंगे, कुछ इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, असमान रूप से व्यवस्थित होंगे। जैसे इस तरीके से व्यवस्थित हो जाएंगे। अगर इसके अंदर अगर 3-4 अनपेयर्ड की प्रेजेंस में हो और अनपेयर्ड की प्रेजेंस में हो तो चुंबकीय गुण किनकी वजह से होगा, जो अनपेयर्ड रह गए उनकी वजह से क्या होगा, आपके चुंबकीय गुण उत्पन्न होगा, उससे कहा जाता है अनुचुंबकीय गुण। अगर इन्हें क्या किया जाए, किसी भी इलेक्ट्रोड्स की प्रेजेंस में रख रहे हैं, है ना, चुंबकीय क्षेत्र है, उस चुंबकीय क्षेत्र के अंदर उस स्पीसीज को रख रहे हैं तो निकलने वाले जो क्षेत्र है अपना, वो क्या होगा, इसको अपनी ओर आकर्षित करेगा, वो स्पीसीज अपनी ओर आकर्षित करती है। तो इससे कहा जाता है कि उसके अंदर क्या पाया जाता है, अनुचुंबकीय प्रॉपर्टी पाई जाती है। ओके, बहुत सिंपल है, वही कहानी है जो अपने आज तक पढ़ते आ रहे हैं। इसमें कुछ नया नहीं बता रही हूँ मैं कि आपको कुछ नया मिलने वाला है। अगर
आप यहाँ ये चीज़ पढ़ रहे हो तो आगे जाके पढ़ते हो तो यही मिलने वाली है आपको, कोई डिफरेंट नहीं मिलने वाला। बस थोड़ा सा डिफरेंट ये हो सकता है कि अपन n+2 के फॉर्मूले की जगह SS+1 लगा लें, है ना। तो वो फॉर्मूला आपके अलग अलग तरीके से रिप्रेजेंट किया जाएगा कि इसमें कौन सा यूज़ कर रहे हो। जैसे जब अपन लैंथेनाइड्स पढ़ रहे थे, लैंथेनाइड्स में चुंबकीय गुण देख रहे थे, यानी कि चुंबकीय प्रॉपर्टीज अपन निकाल रहे थे, अपने पास फॉर्मूला अलग था, यानी कि उसके अंदर GLL+1 LL- ऐसा कुछ फॉर्मूला था, वो यूज़ कर रहे थे, यानी कि G√J+2 वाला यूज़ कर रहे थे, क्योंकि वहाँ उसकी रिक्वायर्ड थी। वहाँ क्या हो रहा था, आपको सब क्वांटम्स नंबर को देखकर आपको ज्ञात करना था, है ना। यहाँ अपने को केवल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स को देखकर उसकी चुंबकीय गुण को ज्ञात करना होगा। डी ब्लॉक के लिए तो केवल यही फॉर्मूला एप्लीकेबल रहेगा, बट जब लैंथेनाइड्स की बात आ जाती है तो N+2 का फॉर्मूला कतई यूज़ नहीं करते हैं। ओके, तो अपन देख रहे हैं कि इनमें अनुचुंबकीय गुण के अंदर इस तरीके से अरेंजमेंट होता है, इस तरीके से अरेंजमेंट होता है। तो इसमें क्या होता है, ये तो कैंसिल हो गया, क्योंकि एक अगर इलेक्ट्रॉन्स का जब अपन स्पिन निकालते हैं, स्पिन किस तरीके से निकालते हैं, मान लो ये आपका p ऑर्बिटल है, इनके अंदर 3 इलेक्ट्रॉन है, यानी कि p3 है इसमें। अभी p3 का ले रही हूँ, पढ़ रहे हैं d के लिए, लेकिन है ना स्पिन निकालना किसी के लिए भी इजी हो, क्यों किसी का भी निकाल सकते हैं। तो अपन स्पिन निकाल रहे हैं, तो इसमें क्या होगा, प्लस हाफ रहेगा, इसमें भी क्या रहेगा, प्लस हाफ रहेगा, और इसमें भी क्या रहेगा, प्लस हाफ। अगर ओवरऑल देखा जाए कि इसके अंदर कितना स्पिन है, कितनी स्पिन है, तो क्या होगा, 3/2 होगा, 3/2 है इसमें स्पिन, है ना, क्योंकि तीनों को क्या करना है, ऐड करना है। जब अपन लैंथेनाइड पढ़ रहे हैं तब भी स्पिन निकालना सिखाई थी मैंने। अब मैं थोड़ा सा बता देती हूँ, और भूल गए तो कोई बात नहीं, बट रिवीजन जरूर कर लेना। डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं, अगर मान लो मेरे पास D6 का कोई मैं ले रही हूँ कंपाउंड, उसके अंदर मैं कर रही हूँ इस तरीके से 6 हो गई, है ना, इस तरीके से कर रही हूँ। 6 इलेक्ट्रॉन मुझे फिल करने, तो 6 हो गए। अब मुझे इसका स्पिन बताना है कि कितना होगा स्पिन। तो इनकी तो क्या हो गई, 0 हो गई, सबको पता है, क्योंकि अगर एक इलेक्ट्रॉन इस तरीके से होता है उसकी प्लस हाफ मानी जाती है ना। अगर दूसरा इलेक्ट्रॉन वापस से आ जाता है तो ये -हाफ में हो जाता है। टोटल करो इनका कितना होगा, 0 ही होगा। अब इसका देखेंगे तो प्लस हाफ, इसका भी प्लस हाफ, इसका भी प्लस हाफ, और इसका भी प्लस हाफ, तो टोटल कितना हुआ, 4/2, यानी कि 2 हो गया अपने पास। ओके, अगर स्पिन पूछ जाए तो 2 इस तरीके से स्पिन ज्ञात करते हैं। ओके, और स्पिन इस तरीके से ज्ञात की जाती है। और अगर अपने को N+2 के फॉर्मूले से यूज करना है कि अनुचुंबकीय होगा, चुंबकीय गुण होगा, वो ही बता पाते हैं। केवल इसमें क्या होगा फॉर्मूला अपना, वही म्यू बराबर √N+2। तो यहाँ क्या हो गया, N बराबर हो गया नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, और यूनिट क्या हो गई, बोर मैग्नेट्रॉन। ओके, बोर मैग्नेट्रॉन। अब अपने को मान लो Fe+2 का निकालना है, तो क्या करना होगा, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखना होगा। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितने पर आता है Fe, बाएं कोष में इलेक्ट्रॉन कितने हैं, स्केडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, फेरस, है ना। 8 इलेक्ट्रॉन है इसके अंदर, 8 में से 2 कम करने हैं आपको, कितने हो गए इसमें, 6 इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे। इन 6 को अपने को क्या करना है, D6 हो गया अपने पास, तो D6 में फिल करना है, तो ये हो गया D6। अब बताना है कि n की वैल्यू कितनी हो गई, 1 2 3 4 हो गया, तो n बराबर अपने को क्या रखना है, 4 रखना है। 4 रख के अपने को क्या करना है, इसे सोल्व कर लेना है बस। 4 4 + 2, अब बस सोल्व कर लो, जो भी वैल्यू आएगी वो आपकी क्या हो जाएगी, फॉर्मेट। अब आपको यहीं से पता चल जाएगा कि ये चुंबकीय होगा या अनुचुंबकीय होगा, है ना, सॉरी प्रतिचुंबकीय होगा या अनुचुंबकीय होगा। प्रतिचुंबकीय के अंदर तो वैल्यू क्या होगी, ओवरऑल 0 आएगी, तो वो प्रतिचुंबकीय होगा। अगर कुछ भी वैल्यू आती है, म्यू की कुछ भी वैल्यू आती है पॉइंट्स के अंदर, 0.1 0.2 1.2 1.4 पॉइंट, है ना, इसके आसपास कितनी भी हो सकती है, लेकिन 0 नहीं होनी चाहिए, वो क्या होता है, आपका अनुचुंबकीय होता है। तो अपन कह सकते हैं कि म्यू इज नॉट इक्वल टू 0। ओके, जबकि प्रतिचुंबकीय में क्या होगा, म्यू इक्वल टू
0। ओके, तो इस तरीके से अपन फाइंड आउट करते हैं कि अनुचुंबकीय होगा या प्रतिचुंबकीय होगा। अब बात आती है लोहे चुंबकीय पदार्थ की। लोहे चुंबकीय पदार्थ क्या होता है आपके, जिसके अंदर बहुत ज़्यादा मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज पाई जाए, यानी कि जितने भी उसमें इलेक्ट्रॉन्स है वो क्या हो गया, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो, उसे कहा जाता है लोहे चुंबकीय पदार्थ। प्रॉपर्टीज ये किस में पाई जाती है, आयरन के अंदर पाई जाती है। सबसे ज़्यादा मैग्नेटिक अट्रैक्ट उसे ही आयरन को ही कर पाता है, तो सबसे ज़्यादा अट्रैक्शन आयरन की वजह से होता है। तो अपन एग्जाम्पल में अगर पूछे जाए कि लोहे मैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्या होती है, लोहे चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, वो आपके आयरन में पाई जाती है। जब किसी भी विद्युत चुंबकीय क्षेत्र के अंदर स्पीसीज को रखते हैं तो वो उस क्षेत्र को अपनी ओर बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर पाती है, बहुत ज़्यादा कि अपने अंदर तक अट्रैक्ट कर लेती है। अगर आपके पास इस तरीके से कोई क्षेत्र में कोई स्पीसीज रखी जाती है तो वो क्या होती है, अपनी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर पाती है उस क्षेत्र को, तो वो क्या होगा, इस तरीके से होगा, है ना। तो और इसके अंदर कोई अगर इलेक्ट्रॉन्स है इस तरीके से बिखरे हुए हैं, वो अगर इसे चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो वो क्या हो जाते हैं, एक समान व्यवस्थित हो जाते हैं। इस तरीके से एक समान व्यवस्थित हो जाएंगे। इसकी वजह से क्या होगा, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी जनरेट होगी और वो बहुत ज़्यादा होती है, उसे कहा जाता है लोहे चुंबकीय क्षेत्र या लोहे चुंबकीय गुण कहा जाता है। ओके, ये हो गई अपनी चुंबकीय प्रॉपर्टीज कंप्लीट हो गई। Nn+2 का फॉर्मूला यहाँ यूज नहीं करना है, केवल अपने को कहाँ करना है, जब अपन लोहे चुंबकीय अनुचुंबकीय और प्रतिचुंबकीय यानी कि डायामैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक के लिए ही यूज़ करेंगे अपन Nn+2 का फॉर्मूला। उसी से केवल अपन ये बता सकते हैं कि आपका डायामैग्नेटिक होगा या पैरामैग्नेटिक होगा, लेकिन अपन लोहे चुंबकीय क्षेत्र अपन नहीं बता सकते किसमें कितना होगा। केवल इसके गिने चुने एग्जाम्पल है, केवल आपने को आयरन याद रखना है कि इसके अंदर मोस्टली आयरन यूज़ किया जाता है। और जो भी किसी भी स्पीसीज का निकालना हो, अगर इस आपके मान लो कोई पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, अगर उदासीन के अंदर अगर उसमें से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल देंगे तो वो क्या हो जाएगा, अनपेयर्ड हो जाएगा। अनपेयर्ड की वजह से क्या हो जाएगा, उसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज जनरेट हो जाएगी। ओके, तो चुंबकीय प्रॉपर्टीज अपनी कंप्लीट हो चुकी है। अब अपन नेक्स्ट देखेंगे उनमें कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन, पर आज के लिए काफ़ी है। नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं अपन कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन, डी ब्लॉक के एलिमेंट का कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। जिन्होंने अगर कोऑर्डिनेशन नहीं पढ़ा है पहले वो कोऑर्डिनेशन देखना, क्योंकि कोऑर्डिनेशन से रिलेटेड ही होगा। क्योंकि यहाँ अगर डी ब्लॉक की बात की जाती है तो क्या करते हैं, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन की प्रवृत्ति सबसे ज़्यादा पाई जाती है। ओके, कंप्लीट, फिर अपना चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ओके।